नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। देहरादून में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संबोधन किया। चलिए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। सच में कठिन काम आप लोग करते हैं। दूर से देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लोग देखते होंगे कि डॉक्टर जा रहे हैं, आ रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन उनका जीवन भी बहुत कठिन होता है। तो सच में मेरे मन में हमेशा एक श्रद्धा का भाव डॉक्टरों के लिए इसलिए बना रहता है। आज देखिए, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, ज्ञान विज्ञान और अध्यात्म का एक बहुत अद्वितीय संगम उसमें है, उसमें देखने को मिलता है। हमारी जो संस्कृति है केवल आस्था और विश्वास पर ही आधारित नहीं है, बल्कि इसका बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, चिंतन है और उसका शोध का अपना एक परिणाम भी है। आचार्य नागार्जुन, जिन्होंने सदियों पहले सोना, चांदी, तांबे, लौह, पारा व अभ्रक आदि का इस्तेमाल करके औषधि जो है भस्म बनाने की विधि तैयार की थी। महर्षि सुश्रुत, जिसने शल्य चिकित्सा की जटिल से जटिल जो उसके सिद्धांत थे वो प्रतिपादित किए थे, और ये सभी भारत के वैज्ञानिक स्तंभ हैं जिनके सिद्धांत पर आज का जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान है वह भी गर्व करता है। आज आप सभी आधुनिक विज्ञान के माध्यम से भारत की जो ज्ञान परंपरा है, अपनी सेवा और समर्पण द्वारा उसको आप सबके द्वारा उसको जीवंत किए हुआ है। भाइयों बहनों, अगर मैं सच में आप लोगों को धरती पर भगवान का रूप यूं ही नहीं कहा जाता है। आप लोग न जाने कितनी बार जीवन और मृत्यु के बीच खड़े होकर लोगों को नई जिंदगी देने का काम करते हैं। बड़ा कठिन काम होता है जब किसी समय आपको पता चल जाता है कि ये अंतिम समय आ गया है। उस समय भी जो है आप लोग काम करना नहीं छोड़ते। मैंने ऐसा कई बार अस्पताल में मुझे 2 बार कम से कम ऐसे रहने का अवसर प्राप्त हुआ है, और मैं कहूँ कि बड़ा कठिन समय होता है जब किसी हम तीमारदार बनकर जब हम अपने किसी परिजन के साथ, अपने किसी पारिवारिक सदस्य के साथ वहाँ पर होते हैं, तो उसको शब्दों में व्यक्त करना बड़ा मुश्किल होता है। आप लोग केवल बीमारियों का उपचार नहीं करते, बल्कि उस संकट की घड़ी में जीवन की सबसे बड़ी आशा बन जाते हैं। और जब रोगी और उसके परिवार के सामने अंधकार छा जाता है, कोई रास्ता उनको नहीं दिखाई देता है, ऐसे समय में आप लोग धैर्य से, ज्ञान से और सेवा भाव से उस अंधेरे में रोशनी की किरण बनकर उनके जीवन को बचाने का कार्य करते हैं, अंधेरे में रोशनी दिखाने का काम करते हैं। और मनुष्य के जन्म लेने से लेकर उसके अंतिम समय तक डॉक्टर की भूमिका निरंतर बनी रहती है। चाहे कोई सामान्य बुखार हो, जटिल बीमारी हो, डॉक्टर ही वह व्यक्ति होते हैं जिन पर हम सबसे पहले विश्वास करते हैं, और सबसे पहले अगर कोई भी थोड़ी सी भी दिक्कत होती है तो डॉक्टर को ही सूचना करवाते हैं। क्यों मिस्टर जी, ऐसा ही होता है। और कोरोना में हम सब लोगों ने देखा ही था किस प्रकार से काम किया। सच में वो कोरोना का जो कालखंड है वो इतिहास के स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा आपको। उसमें जो भी काम किया गया, जिस सेवा भावना से किया गया, जिस त्याग से किया गया, और संक्रमण में खुद को खतरे में डालकर और अपने घरों से दूर रहकर जिस सेवा भावना का परिचय दिया, उसको शब्दों में व्यक्त करना बहुत कठिन है, शब्दों में कहा नहीं जा सकता है। और ये मानव सेवा के प्रति आपके समर्पण और संकल्प का प्रतीक है कि आप किसी भी परिस्थिति की परवाह किए बिना सदैव अपने मरीजों के लिए समर्पित रहते हैं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के
मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से हमारी सरकार प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं को अच्छा बनाने के लिए, उनका सुदृढ़ीकरण करने के लिए अनेक प्रयास कर रही है। हमारा प्रयास है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण चिकित्साएं सुविधाएं सस्ती दरों पर उपलब्ध हों। इसी क्रम में आयुष्मान योजना में अभी तक 58 लाख आयुष्मान कार्ड यहां वितरित कर दिए गए हैं और इसके माध्यम से प्रदेश के 11 लाख से भी अधिक मरीजों को कई हजार करोड़ रुपए का कैशलेस उपचार अभी तक मिल चुका है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की दिशा में भी काम हो रहा है और हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सभी जिलों में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हों, इसके लिए काम किया जा रहा है। 5 मेडिकल कॉलेज पहले से संचालित किए जा चुके हैं, जबकि 2 और मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य अभी प्रगति पर है। इतना ही नहीं, हल्द्वानी, देहरादून, श्रीनगर मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी विभाग भी स्थापित किए गए हैं, जहां कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी और यूरोलॉजी जैसे अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं आज उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही हल्द्वानी में राज्य का प्रथम आधुनिक कैंसर संस्थान का कार्य भी निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। इसके साथ साथ प्रत्येक क्षेत्र के लिए हम लोगों ने हेली सेवा भी प्रारंभ की थी। मधुर उनियाल जी लगातार उसमें अपनी सेवाएं देते रहे हैं और वो आगे भी हम लोग अभी उसको संचालित करेंगे, जिससे कि आपातकाल में सुदूरवर्ती क्षेत्रों में लोगों को उनके जीवन को बचाया जा सके। इसके अतिरिक्त राज्य में निःशुल्क जांच योजना भी हमने प्रारंभ की है, जिसमें 207 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांचें निःशुल्क उसकी सुविधा की गई है। हमारी सरकार द्वारा जहां एक और जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का आधुनिकीकरण कर उन्हें बेहतर सुविधाओं से युक्त किया जा रहा है, वहीं उत्तराखंड में टेलीमेडिसिन सेवाओं के माध्यम से दूर दराज के गांवों में विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा परामर्श सुविधा भी प्रदान की जा रही है। हम अपने सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए भी लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी से आह्वान करना चाहता हूं कि और ये कहना चाहता हूं कि डॉक्टरी केवल एक व्यवसाय नहीं बल्कि एक नोबल प्रोफेशन है और एक ऐसा क्षेत्र है जहां सेवा, संवेदना का एक प्रतीक भी है। कल आजकल कुछ स्वार्थी लोगों के द्वारा गलत आचरण के कारण समाज में जो हमारा चिकित्सकीय पेशा है उसको लेकर कभी कभी अविश्वास भी फैलने लगता है। ऐसे समय में जरूरत है कि हम सभी मिलकर न केवल इन भ्रांतियों को दूर करें बल्कि जनता के मन में डॉक्टर के प्रति जो एक आस्था है, सम्मान है, श्रद्धा है, उसे और अधिक मजबूत करें। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप सब चूंकि केवल अलग अलग विधाओं के कुछ व्यक्ति मात्र नहीं हैं, यहाँ पर आप सब एक संस्थान के रूप में यहाँ पर हैं और मैं ऐसा मानता हूँ कि आप भले ही ये संख्या हमारी सैकड़ों के आसपास होगी, लेकिन ये कई लाखों लोगों के आप प्रतिनिधि हैं इस क्षेत्र में काम करने वालों के, क्योंकि राज्य के मुख्य सेवक के रूप में मैं आप सबसे आज जो है आपको शुभकामना दे रहा हूँ। इसका अर्थ है कि मैं इस पेशे में, इस सेवा के काम में काम करने वाले सभी चिकित्सकों को, सभी सेवा कार्य में लगे हुए उन सभी को आपके माध्यम से मैं अपनी शुभकामनाएं प्रेषित। तो वहीं देहरादून में आयोजित बीजेपी प्रदेश संगठन पर्व 2025 के दौरान माननीय राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट को निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। ये उनका दूसरा कार्यकाल है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उन्हें इस उपलब्धि पर बधाई दी और नए कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। साथ ही भट्ट के नेतृत्व में पार्टी को संगठनात्मक मजबूती मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से हमारी सरकार ने राज्य में कई महत्वपूर्ण योजनाएं और नीतियां सफलतापूर्वक लागू की हैं, जिससे राज्य का
चहुमुखी विकास सुनिश्चित हो रहा है। इसी का परिणाम है, विभिन्न चुनौतियों के बावजूद हमारे प्रदेश ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियां और नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिनकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई दे रही है। ये हम सभी के लिए गर्व की बात है कि नीति आयोग की 2023-24 के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के इंडेक्स में हमारा राज्य उत्तराखंड पूरे देश के अंदर पहले स्थान पर आया है। साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। इसके साथ ही हमने बेरोजगारी दर में भी 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। साथियों, इसके साथ साथ फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाने में भी आज हमारा राज्य छोटे राज्यों की श्रेणी में दूसरे स्थान पर है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 नवंबर 2024 को हम सब प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए कहा था कि आज उत्तराखंड के अंदर जो अनेक फैसले लिए जा रहे हैं, जो अनेक निर्णय लिए जा रहे हैं, वो आज देश के लिए भी उदाहरण बन रहे हैं। हमने प्रदेश में जहां एक ओर सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया है, दंगों को रोकने के लिए दंगा रोधी कानून बनाया है, वहीं लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। साथ ही हमने प्रदेश में एक सख्त भू कानून भी लागू कर दिया है। राज्यवासियों की लंबे समय से मांग थी कि एक सख्त भू कानून होना चाहिए, राज्य के मूल अस्तित्व के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, राज्य के मूल अस्तित्व के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। भाइयों बहनों, हमने उसी को देखते हुए राज्यवासियों की भावनाओं के अनुरूप सख्त भू कानून लागू करने का काम भी किया है। और अब जो राज्य के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं, उनके लिए कार्रवाई भी सुनिश्चित की है। अनेकों जमीनें राज्य सरकार में निहित हो चुकी हैं और निहित होने की कार्रवाई निरंतर गतिमान है। अतिक्रमण हटाया जा रहा है और 6,500 एकड़ से भी अधिक जमीनें आज हमने अतिक्रमण से मुक्त करा दी हैं। तो वहीं देहरादून में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी के तहत 1 जुलाई को मतदान कर्मियों का पहला रैंडमाइजेशन किया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभिनव शाह की अध्यक्षता में आयोजित इस प्रक्रिया में 14,000 पात्र कर्मियों से 25% रिजर्व सहित आपको बताते चले 7,560 कर्मियों का चयन हुआ है। इन कर्मियों की पीठासीन और प्रथम मतदान अधिकारी शामिल हैं। साथ ही जिले में 1,090 मतदेय स्थलों के लिए 1500 आपको बताते चले 1,512 मतदान दल गठित किए गए हैं। चयनित कर्मियों को 6 और 7 जुलाई को परीक्षण दिया जाएगा। वहीं रैंडमाइजेशन की पारदर्शिता के लिए इसकी पूरी वीडियो और फोटोग्राफी की गई। इस दौरान कई अधिकारी भी मौजूद रहे। तो वहीं उत्तराखंड बीजेपी के संगठन पर्व के दौरान महेंद्र भट्ट को लगातार दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। उन्हें निर्विरोध चुना गया और उनके खिलाफ कोई नामांकन नहीं हुआ। केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने इसकी औपचारिक घोषणा की है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा सहित कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में भट्ट को ताजपोशी की गई। साथ ही कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। तो वहीं केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व में उनके नाम पर पहले ही सहमति दे दी थी।
तो वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पूरे जोरों पर है, लेकिन यमुनोत्री, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब जैसे स्थलों पर घोड़े खच्चरों की हालत खराब होती जा रही है। हेली सेवा बंद होने के चलते इन पशुओं पर बोझ बढ़ रहा है। साथ ही राज्य सरकार इस पर संज्ञान लेते हुए कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के माध्यम से निर्देश जारी किए गए हैं। किसी भी घोड़े खच्चर के साथ बर्बरता न हो और उनकी सेहत व काम के घंटों की निगरानी की जाएगी। अधिक मुनाफा कमाने की होड़ में इन पशुओं से बार बार चक्कर लगवाने की शिकायतों पर भी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। प्रशासन मानसून और यात्रा दोनों को ध्यान में रखते हुए पशुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। हमेशा जो हमारे केदारनाथ यात्रा है, यमुनोत्री यात्रा है, इसमें घोड़े खच्चरों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और अभी आज भी हमारे श्रद्धालु केदारनाथ भगवान जी के दर्शन करने आ रहे हैं और हेलीकॉप्टर सर्विसेज क्योंकि बंद हैं तो घोड़े खच्चरों पे बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं लोड है कि वो श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिलाने में मदद करें। और हमने अभी भी वही सारे अपने CVOs को, अपने DM के, प्रशासन के लोगों को, पुलिस के लोगों को यही हिदायत दी है कि कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे श्रद्धालुओं की जान को खतरा हो। घोड़े खच्चरों के ऊपर क्रूरता और उनकी जान को कोई खतरा है। और जहाँ जहाँ स्लिप जोन्स हैं, जहाँ जहाँ पे हमारे भूस्खलन होने की संभावना है, उनको अच्छी तरीके से मार्क कर लें और कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि नुकसान बढ़ा। तो वहीं मशहूर सिंगर बी प्राक ने कांवड़ मेले को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए शिव भक्तों और आमजन से उत्तराखंड पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने भक्तों से आग्रह किया है कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखें और मेले में किसी तरह की अफवाह या अर्थव्यवस्था से बचे। इसके साथ ही बी प्राक ने नशे के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस के तहत चलाए जा रहे अभियान का समर्थन करते हुए युवाओं से नशे से दूर रहने और एक स्वस्थ जीवन अपनाने का संदेश दिया है। हर गंगे हर हर महादेव। जैसे कि आप सभी को पता है कि कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है और सभी शिव भक्तों से मेरी एक ही अपील है, उत्तराखंड की पुलिस का सहयोग करें। और हमारे यहाँ के जो CM हैं पुष्कर धामी जी, जिन्होंने उत्तराखंड को बहुत ही बखूबी बहुत सुंदर रखा है, और मैं यही आपसे अपील करूँगा कि जब आप यहाँ पर कांवड़ यात्रा में आएँ तो पुलिस प्रशासन का पूरा साथ दीजिए, आराम से दर्शन कीजिए और सबसे बड़ी बात, जो भी नशे हैं हम उनसे दूर। तो वहीं हरिद्वार में आगामी कांवड़ यात्रा को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के नेतृत्व में व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। तो वहीं DM लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और जमीन पर उतर कर स्थलीय निरीक्षण भी कर रहे हैं। साथ ही राज्य सरकार की ओर से कांवड़ यात्रा के लिए बजट की पहली किश्त जारी कर दी गई, जिसके बाद संबंधित विभागों ने तेजी से कार्य शुरू कर दिया है। तो वहीं DM मयूर दीक्षित ने जानकारी दी कि आने वाले दिनों में निरीक्षण और समीक्षा की गति और बढ़ाई जाएगी, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि हर व्यवस्था समय से पूरी हो। देखिए, इसमें कांवड़ यात्रा को लेकर समस्त हमारे डिपार्टमेंट्स लगातार फील्ड में भी काम कर रहे हैं। बैठक हमने ऑलरेडी कर ली है, फील्ड निरीक्षण भी कर लिया है और इसमें धनराशि जो हमने मांग करी थी उसकी पहली जो इंस्टॉलमेंट है या जो पहला जो पार्ट है वो हमारे जनपद को मिल चुका है। इसके अतिरिक्त विभागीय मदों में भी सभी डिपार्टमेंट को भी पैसे हैं, तो सफिशिएंट फंड्स हमारे पास अवेलेबल है। ट्रैफिक प्लान हमारा बन चुका है, उसके अनुसार हम आपके आगे कार्य कर रहे हैं और आने वाले समय में और भी निरीक्षण किए जाएंगे जिससे कि अंतिम रूप दिया जाती है। तो वहीं उत्तराखंड के जोशीमठ में पंजाब से आए निहंग सिंहों के स्थानीय लोगों पर लाठी और तलवार से हमला कर दिया। जब मामला थाना पहुंचा तो आरोपियों ने वहां से पुलिसकर्मी और स्थानीय लोगों से मारपीट की। इस हमले में एक पुलिसकर्मी ने सिर पर गंभीर चोट आई है, साथ ही जिसे 5 टाके भी लगे। पुलिस ने हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हरप्रीत सिंह, अमृतपाल सिंह, हरप्रीत सेकंड और बिरमदर सिंह और गर्जा सिंह, हरजोत सिंह और भोला सिंह के रूप में हुई है। सभी आरोपियों को फतेहगढ़ पंजाब के निवासी हैं और अब उन्हें जेल भेज दिया गया है।
तो वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश के चलते अलकनंदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो वहीं जलस्तर बढ़ने के कारण नदी किनारे स्थित छोटे मंदिर और एक शिव प्रतिमा जलमग्न हो गए। इस स्थिति से स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में चिंता का माहौल है। तो साथ ही प्रशासन की ओर से सतर्कता बरतने की अपील की गई है और नदी किनारे जाने से लोगों को मना किया गया है। तो वहीं नैनीताल में कई जिलों में भारी बारिश और आपदा के दौरान राहत व बचाव कार्य को प्रभावी बनाने के लिए एसएसपी नैनीताल प्रीति प्रियदर्शनी के निर्देशन में पुलिस और एसडीआरएफ टीमों ने काठगोदाम, रामनगर, चोरगलिया और लाल कुआं क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर अभियान चलाया। साथ ही अधिकारियों की सक्रियता और तत्परत कार्रवाई से अब तक 29 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। साथ ही आपको बताते चले कि इनमें से कुछ घायलों को तत्काल अस्पताल भेजा गया, साथ ही जिनका उपचार जारी है। तो वहीं आपको बता दें कि 5 प्रभावित परिवारों को सुरक्षित राहत केंद्रों तक पहुंचाया गया। टीमें लगातार संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त कर रही हैं और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। तो वहीं हरिद्वार पुलिस ने सराहनीय कार्य करते हुए कावड़ मेले और अन्य भीड़ भाड़ वाले मौकों पर खोए 300 से ज्यादा मोबाइल फोन बरामद किए। इन सभी मोबाइलों को उनके असली मालिकों को वापस सौंप दिया गया। बरामद किए गए मोबाइल की कुल बाजार कीमत करीब 40 लाख रुपए आकी गई है। साथ ही पुलिस की यह कार्रवाई आम जनता के बीच सराहना का विषय बनी हुई है। पुलिस सीओ ऑप्स और इनकी पूरी टीम जो साइबर में लगातार काम करती है, इनके द्वारा करीब 311 मोबाइल फ़ोन जिनकी कीमत करीब 44 लाख के आसपास है, उसको बरामद करके आज यहाँ पर कई लाभार्थी आए हैं जिनके ये फ़ोन खो गए थे, उनको आज फ़ोन वितरित किए गए हैं। मैं पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ कि इनके द्वारा काफ़ी मेहनत इस संबंध में की जाती है। पूर्व वर्ष में भी करीब 650 से ऊपर मोबाइल पुलिस ने बरामद किए थे। तो वहीं देहरादून के चक्राता रोड स्थित नेचर 2 स्पा एंड सलून में पुलिस ने छापेमारी कर देह व्यापार के धंधे का पर्दाफाश किया है। आपको बताते चले, अलग अलग कमरों में 2 पुरुष और 2 महिलाएं आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए, जिनके पास से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई। पुलिस ने स्पा संचालक अनुज सिंह समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि 8 युवतियों को रेस्क्यू कर उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि पूछताछ में सामने आया कि आरोपी जस्ट डायल और फोन कॉल्स के जरिए ग्राहकों से संपर्क करता था और उन्हें स्पेशल सर्विस के नाम पर बुलाकर अवैध गतिविधियों को अंजाम देता था। एक स्थानीय व्यापारी के साथ 8 निहंग सिख यात्रियों का स्कूटर निकालने को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें सिख यात्रियों द्वारा स्थानीय व्यापारी को तलवारों से वार करते हुए उस पर प्रहार किया गया। जिसकी सूचना देने के लिए जब स्थानीय व्यापारी थाने पर पहुंचा तो स्थानीय व्यापारी के साथ इन निहंग सिख यात्रियों द्वारा थाने पर भी मारपीट करने का प्रयास किया गया, जिसमें बीच बचाव पर पुलिस के आने पर उक्त निहंग सिख यात्रियों द्वारा मौजूद वरिष्ठ उप निरीक्षक के ऊपर भी प्रहार किया गया तलवारों से, जिससे वरिष्ठ उप निरीक्षक को भी चोट आई है। स्थानीय व्यापारी के द्वारा दी गई तहरीर और वरिष्ठ उप निरीक्षक के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाने पर अभियोग दर्ज है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।